हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, बायोमोलिक्यूल्स हमने कंप्लीट किए थे, बट कुछ पार्ट बायोमोलिक्यूल्स का रह गया था, जैसे मेटाबॉलिज्म और एंजाइम्स। तो आज इस लेक्चर में हम बायोमोलिक्यूल्स के बचे हुए पार्ट हैं उसको कंप्लीट करेंगे। आइडियली मुझे आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपको पढ़ाना था, बट ह्यूमन हेल्थ और डिजीज पढ़ाने में 4 घंटे लगेंगे। आज मेरे अंदर ताकत नहीं है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज पढ़ाने की, तो कल सुबह हम ह्यूमन हेल्थ और डिजीज खत्म कर लेंगे। मैं आपको 7 डे प्लानर भी दूंगा अगले 7 दिन, जहां पे हम मैराथन सेशंस में जो आपके की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम टुगेदर कंस्टिट्यूट द मेटाबॉलिज्म। तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हैं लिविंग सिस्टम में काम कर रहे हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो कोई भी काम हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, ठीक है, अमाइनो ग्रुप हट रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो कोई भी ब्रेकडाउन या एडिटिव प्रोसेस है तो उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में जो पार्टिसिपेट करता है उसको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है उसको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट कहते हैं, और जो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है या कोई डायरेक्ट नोन रोल नहीं है उसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट जैसे तुम्हारा ग्लूकोज हो गया, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट मतलब जिसका डायरेक्ट रोल हमको नहीं पता है, जैसे कि आपके पिगमेंट्स आ गए, कैरोटिनॉइड्स, एंथोसियानिन। याद रखिएगा, कैरोटिनॉइड्स तुम्हारा लिपिड सॉल्युबल है, एंथोसियानिन तुम्हारा वाटर सॉल्युबल है। एल्कोलॉइड आ गया मॉर्फिन, कोडिन। टर्पेनॉइड्स आ गया मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन। एसेंशियल ऑयल में आ गया लेमन ग्रास। टॉक्सिन में आ गया आर्बिन, रिकिन। लेक्टिन में आ गया कौन, कैनेवेलिन ए। ड्रग में आ गया विनीब्लास्टिन, क्यूरमिन। पॉलीमेरिक में आ गया रबड़, गम, सेलुलोज एक्सेट्रा, है ना। तो ये सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबॉलाइट है। लेक्टिन वाले पे सवाल पीवाईक्यू में आया हुआ है 2 बार, तो इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, सीरीज ऑफ मल्टी लिंक्ड प्रोसेसेस होते हैं जिसको हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। 2 तरह का मेटाबॉलिक पाथवे होता है, एक होता है कैटाबॉलिक पाथवे जहां ब्रेकडाउन होता है, एक होता है एनाबॉलिक पाथवे जहां एडिटिव चीजें होती है, वहां जोड़ता है। तो जब कहीं कुछ ब्रेकडाउन होगा तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल आएगा, तो उसको कैटाबॉलिक प्रोसेस में किसी चीज का ब्रेकडाउन होगा जिससे एनर्जी रिलीज होगा। यहाँ पे एनर्जी का कंजम्पशन होगा क्योंकि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ये तुम्हारा एनाबॉलिक पाथवे है। फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज, ये तुम्हारा कैटाबॉलिक पाथवे का पार्ट है, ठीक है। तो ये आ गया आपका एनाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिक पाथवे, जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। आई, तो कैसे कैसे मेटाबोलाइट्स, जैसे मैंने आपको बता दिया था, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, प्राइमरी मेटाबोलाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है। इन सब से मिल क्या रहा है, एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में मिल रहा है, एटीपी के फॉर्म में मिल रहा है, एंड एटीपी इज द करेंसी ऑफ द सेल, ठीक। बहुत अच्छा। लिविंग स्टेट की बात करेंगे, क्या है, तो इन ऑर्गेनिज्म द मेटाबोलाइट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कंसेंट्रेशन, बिल्कुल सही, ठीक है। तो सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट वर्क एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर्क कंटिन्यूअसली, दे कैन नॉट रीच इक्विलिब्रियम। मतलब समझ जाओ कि हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में है नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में आए, इसी को हम कहते हैं डायनामिक स्टेट ऑफ लिविंग, ठीक है। तो जिस दिन मेरे अंदर ताकत खत्म हो गया या जिस दिन मेरा बॉडी मरने पे आ गया तो उस दिन वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। तो यही, तो द लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, ठीक है। लिविंग प्रोसेस इज अ कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। कैसे, कैसे, हम एनर्जी आउटपुट से ये प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। सो नो लिविंग स्टेट विदाउट मेटाबॉलिज्म कैन बी अचीव्ड, है ना। तो यही कह रहे हैं कि हमको इसको कांस्टेंट स्टेट में रखने के लिए क्या करना है, मेटाबॉलिज्म कराना है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो और जिससे हम बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग या वाइटैलिटी को करा पाए, ठीक है। ये थ्योरेटिकल चीज पे कभी सवाल नहीं आता, ठीक। अब आते हैं मुद्दे पे, एंजाइम्स की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए हमको एंजाइम चाहिए। कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए हमको एंजाइम चाहिए, ठीक है।
तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच इन्फ्लुएंसेस द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ऑब्वियसली आपको पता है, ठीक है। एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं टू ईच सबस्ट्रेट एंड ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड होता है, इससे बार बार सवाल आया हुआ है। स्ट्रक्चर कैसा होता है एंजाइम का? टर्शरी स्ट्रक्चर होता है जिसके पास पॉकेट्स हैं जो एक्टिव साइट की तरह काम करते हैं जहां पे सबस्ट्रेट फिट करता है। जिसके पास पॉकेट है जो एक्टिव साइट की तरह काम करते हैं जहां पे सबस्ट्रेट फिट करता है। सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कहां प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन आरबीसी। और ये क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को पानी से मिलाता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो इसीलिए आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इट इज द फास्टेस्ट एंजाइम, ठीक है। In absence of the enzyme, only 200 molecule of carbonic acid is formed in an hour, but in presence of carbonic acid, about 6 lakh molecules are produced per second. तो समझ रहे हो कितना गुना स्पीड बढ़ा देता है तुम्हारा एंजाइम। तो एंजाइम एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। तो इन अ मेटाबॉलिक पाथवे ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय डिफरेंट एंजाइम। जैसे ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ? ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ 2 पायरुविक एसिड में। 10 एंजाइम है, 10 स्टेप है ना, 10 स्टेप प्रोसेस है और उस सारे स्टेप और प्रोसेस में हमको 10 एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आओ कैसा कैसा नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन होता है और कैसे कैसे काम करता है। तो एंजाइम एक्ट्स ऑन अ सबस्ट्रेट लाइक ए लॉक की मॉडल। 2 मॉडल होता है, ठीक है। एक लॉक एंड की मॉडल होता है और एक दूसरा होता है, इसको हम कहते हैं इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। देखो एक लॉक एंड की मॉडल होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरे को हम कहते हैं इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। तो क्या? द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो सबसे पहले क्या हुआ? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। तो क्या बनाया? इसने बनाया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इससे क्या हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया सबस्ट्रेट का और सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो इससे बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और ये फिर बना देगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। एंजाइम प्लस प्रोडक्ट और हमको एंजाइम एट द एंड मिल जाता है बिना किसी चेंज के, ठीक है। तो क्या होता है? द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। This induces some changes in the enzyme so that the substrate is tightly bound with the active site of enzyme to form enzyme substrate complex. यही को इसी को हम कहते हैं induced fit hypothesis, अभी बताएंगे तुमको, ठीक है। The active site breaks chemical bond of substrate to form enzyme product complex and enzyme product complex से बनता है enzyme plus product, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? जो एक्टिवेशन एनर्जी था वो बहुत ज्यादा कम हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी था जो बहुत ज्यादा कम हो गया, ठीक है। बेसिकली देखो 2 हाइपोथेसिस कहा जाता है। पहला है लॉक एंड की हाइपोथेसिस, तुम ही बताना, ठीक है। मान लो एक सब एंजाइम है, ठीक है, यहां पे इसका एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट आया और दोनों एकदम आपस में फिट कर गए, मेड फॉर ईच अदर, ओ मागू ट्रू लव, ठीक है। तो इसको कहते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ठीक है। ये आपस में बिल्कुल सबस्ट्रेट आया एक्टिव साइट पे फिट कर गया और एकदम एक जैसा फिट कर गया, ठीक है। क्या ये होता है ट्रू लव? नहीं, ठीक। दूसरा था, इसको हम कहते हैं इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। देखो आपके सपनों का राजकुमार राजकुमारी तो आपको मिलेगा नहीं, तो आपको क्या करना? कंपनसेट करके मैनेज कर लो। तो मान लो कोई एक एंजाइम है, इसके एक्टिव साइट है, ठीक है, सबस्ट्रेट आया, तो अब एंजाइम बोलेगा भैया जैसा है मैनेज कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा? इसको अकोमोडेट कर लेगा, ठीक है। मतलब एंजाइम अपने एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करेगा जिससे सबस्ट्रेट फिट कर जाए उसमें। इसको हम कहते हैं इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, है ना। आपके रिश्ते भी इसी तरह से चलते हैं, परफेक्ट रिश्ता कुछ नहीं होता, सब इंड्यूस फिट होता है, ठीक है। आप कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कुछ मैनेज करते हैं, ठीक है।
देखो रिलेशनशिप ज्ञान बायोलॉजी के साथ, और क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है। अच्छा, हाउ डू एंजाइम स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, कैसे एंजाइम स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन, क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जैसे मान लो कि ये एंजाइम है, इतना एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है इसको स्टेट को चेंज करके प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। बट वही अगर एंजाइम नहीं रहेगा तो इतना एनर्जी लगेगा, अगर एंजाइम रहेगा तो इतना ही एनर्जी लगेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है एंजाइम फॉर केमिकल रिएक्शन टू अकर। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। तो एंजाइम यही काम करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है सो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज एनहांस्ड, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इट refers to the minimum amount of additional energy required by a reactant to get converted into a suitable product in an exothermic or endothermic reaction. In an exothermic or endothermic reaction the substrate must go through a much higher energy state, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। ट्रांजिशन मतलब चेंज। तो इतना ताकत लाओ कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में पहुंच जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो देयरफॉर एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट ऑफ एनर्जी। मतलब देखो सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट को मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे कुछ ताकत देना पड़ेगा। तो जो ताकत देना पड़ रहा है जहां पे ये चेंज हो रहा है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेज, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है। तो इफ द प्रोडक्ट इज एट लोअर एनर्जी लेवल देन द सबस्ट्रेट द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑब्वियसली अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो नीचे के लेवल पे तो क्या होगा, एनर्जी दे दिया जाएगा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीज होगा। अगर प्रोडक्ट ऊपर की तरफ है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, आपको हीट देना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज है। तो जनरली कैटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, इसमें ज्यादा एनर्जी है। सिंपल में आया इसमें कम एनर्जी है तो हीट रिलीज हो जाता है। एनाबॉलिक प्रोसेस में सिंपल है से कॉम्प्लेक्स है तो हीट देना पड़ता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। तो इन बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एज अ रिजल्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। सबसे पहला फैक्टर जो है दैट इज टेम्परेचर। तो देखो कोई भी एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ाओगे एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ेगा फिर घट जाएगा। सेम गोज फॉर पीएच, ठीक है। तो एंजाइम शोज हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिक्लाइंस बिलो द ऑप्टिमम वैल्यू, ठीक है। तो लो टेम्परेचर में एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिवेट हो जाता है, और हाई टेम्परेचर में एंजाइम क्या होता है, डी नेचर हो जाता है। तो लो टेम्परेचर में एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। हाई टेम्परेचर में एंजाइम क्या होता है, डी नेचर हो जाता है। तो एट लो टेम्परेचर enzymes temporarily inactivate, at high temperature enzymes get denatured, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बट enzymes get damaged at high temperature greater than 400 डिग्री सेल्सियस, नहीं 40 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, 400 नहीं होगा, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। थर्मो एसिडोफिल्स सिर्फ तुम्हारे ज्यादा टेम्परेचर पे काम करते हैं। थर्मोएसिडोफिल जैसे बैसिलस थुरिंजेंसिस का टैक पॉलीमरेज है ना, वो एंजाइम है, वो हाई टेम्परेचर पे काम करता है, ठीक है, ठीक। अब आते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये है तुम्हारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। अच्छा क्या होता है, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम क्या बढ़ाते हैं, सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। कब तक, जब तक हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ऑप्टिमम हो जाता है। उसके बाद इसको हम कहते हैं वी मैक्स, इसके बाद हम वी मैक्स कहते हैं, क्यों, इसके बाद सारे एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं। मान लो मेरे पास 10 एंजाइम है, ठीक है,
तो जब तक तुम 10 सबस्ट्रेट तक जा रहे हो तो क्या होगा, मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। बट जब 10 सबस्ट्रेट प्लस 10 एंजाइम हो गया, उसके बाद कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाओगे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास फ्री एंजाइम नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से जब आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कब तक? जब तक वी मैक्स तक जाएगा, जब तक सारे एंजाइम्स मेरे सैचुरेट नहीं होते। तो मैक्सिमम वेलोसिटी को हम कहते हैं वी मैक्स। ठीक है, वी मैक्स बाय 2 होता है वेलोसिटी मैक्स बाय 2। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी बाय 2 इज वी मैक्स बाय 2। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जहां पे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज वी मैक्स बाय 2, इसको हम कहते हैं Km, या इसको हम कहते हैं मिचेलीज कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं Km, या इसको हम कहते हैं सीज कांस्टेंट। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जहां पे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन वी मैक्स बाय 2 हो जा रहा है, उसको हम मिचेलीज कॉन्सेंट्रेशन या मिचेलीज कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो विथ इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन फर्स्ट इंक्रीजेस एंड रीचेस अ मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, उसके बियॉन्ड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास खाली एंजाइम नहीं है। हम एडिशनल एंजाइम और ऐड करेंगे तो वेलोसिटी फर्दर बढ़ेगा, एंजाइम ऐड नहीं करेंगे तो कितना भी सबस्ट्रेट ऐड कर लो, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन उतना ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी इनहिबिटर्स के प्रेजेंस में क्या होता है? ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी इनहिबिटर्स के प्रेजेंस में क्या होता है? रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो द बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल या इनहिबिटर शट्स ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड इनहिबिशन। ठीक है, दो तरह का इनहिबिटर होता है, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, समझो कौन सा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, कौन सा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था, और उस पर वी मैक्स का वैल्यू कैसे चेंज होता है। लिखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको आना चाहिए। लिखिए, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? अरे कौन सा वाला टेम्पलेट आएगा इस पर? ये वाला है ना? हाँ, लिखो, टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? पहला कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और दूसरा हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब क्या हो बेटा? अगर सेम एक्टिव साइट के लिए इनहिबिटर कंपीट कर रहा है, इफ इनहिबिटर competes for same active site, तो इसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, अगर इनहिबिटर कंपीट नहीं कर रहा सेम एक्टिव साइट के लिए, बट एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर या शेप ही चेंज कर दे रहा है, तो उसको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, तो इट चेंजेस द शेप ऑफ एक्टिव साइट thereby affecting the binding of substrate। इसको बहुत बेसिक से एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, सपोज मान लो तुम्हारे मोहल्ले में कोई हॉट सी लड़की है। ठीक है, तो मान लो इसका नाम है परी हूं मैं, परी हूं मैं। ठीक है, अब समझो कंडीशन नंबर 1। ठीक है, तो हमारी क्या है? परी है। ठीक है, परी का दिल बहुत बड़ा है, तो परी का ये एक्टिव साइट है, दैट इज हर दिल। ठीक है, अब यहाँ पे 10 लौंडे हैं।
लौंडा नंबर 1, लौंडा नंबर 2, लौंडा नंबर 3, लौंडा नंबर 4, लौंडा नंबर 5, चलो 5 ही रखते हैं, परी कितना झेल पाएगी, ठीक है। तो एक परी 5 बीमार, है ना। अब देखो, अब क्या ये सब लौंडा सेटिंग करने की कोशिश कर रहा है, इसमें से लौंडा नंबर 1 इज गुड एंड बाकी 4 लौंडे क्या है, ऐसे एकदम बदमाश टाइप के, ठीक है। एक्चुअली परी का सेटिंग किसके साथ होना चाहिए था, लौंडा नंबर 1 के साथ, तभी हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी होगी, ठीक है। तो ये मेरा सबस्ट्रेट है जो एक्चुअली जाना चाहिए, ठीक है। बट परी को थोड़ी पता है लौंडा नंबर 1 इज गुड, परी को तो लौंडा नंबर 2, लौंडा नंबर 3, है ना, बोलते हैं ना गुड बॉयज गेट गो टू हेवन, बैड बॉयज गेट वुमेन। तो यहाँ पे देखो, तो परी का इंक्लिनेशन तो इस पे ज़्यादा होगा, ये सारे इनिबिटर हैं, तो परी के जीवन में विघ्न लाने वाले यही हैं। अब मान लो धीरे धीरे गुड बॉयज की आबादी परी के मोहल्ले में बढ़ गई, तो परी का सेटल करने का चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, मतलब एक एक्टिव साइट के लिए इनिबिटर्स कंपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ कैसा होगा, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का वीमैक्स वाला ग्राफ कैसा होगा, देखोगे। आओ, तो जैसे इनिशियल स्टेज में क्या था, इनिशियल स्टेज में इन एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या था, नॉर्मल, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा वीमैक्स, ये आ गया तुम्हारा Vmax/2, और ये आ गया तुम्हारा Km। ये इन एब्सेंस ऑफ इनिबिटर है। इन प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर क्या होगा, पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन कम रहेगा, 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 बट इवेंचुअली Vmax तक पहुंचेगा। तो Vmax सेम रह जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, Vmax/2 का सबस्ट्रेट कंडीशन, या इसको हम कहते हैं Km1। तो क्या हुआ इस केस में, इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या हुआ, Vmax सेम, क्या बढ़ता है, Km इंक्रीजेस, क्यों, क्योंकि शुरू में इनहिबिटर बाइंड कर जा रहा है, तो इंजाइम्स फ्री नहीं रह रहा, ठीक है। ये हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कंडीशन नंबर 2 पकड़ो। अब यहीं पे सेम हमारी परी है, अब परी के पिताजी पुलिस में है, ठीक है। तो अब यहां पे 1 2 3 4 कितने भी लौंडे खड़े कर दो, हिम्मत ही नहीं होगा किसी को कुछ करने। क्यों भैया, परी के पिताजी यहाँ पुलिस में, यहाँ पे लाठी लेके खड़े हैं, ठीक है, तो बैंड में जाएगा। तो परी के साथ तो कोई बाइंड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबको अपने पिछवाड़े पे लात नहीं खाना, तो ये तो ध्यान रखना होता है। तो परी के साथ तो कोई बाइंड ही नहीं कर पाएगा, तो इसको हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्या कहते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। देखें इस केस में क्या होगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, बनाओ 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 बनाओ, ठीक है। तो इन एब्सेंस सेम, सिंपल, बहुत सिंपल मैथ्स, इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर ऐसा रहेगा, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर क्या होगा, सबस्ट्रेट कितना ही बढ़ा दोगे, जिसमें इनहिबिटर लगाया वो एंजाइम बाइंड ही नहीं करेगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, ये Vmax1 था, है ना, और ये Vmax2 था, तो Vmax चेंज हुआ, ये प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर पे हुआ, ठीक है। Km का वैल्यू देखो, तो Km का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका Km पकड़ लो ऐसे, यहाँ से यहाँ, ये पकड़ लो इसका Km1, ठीक है। इसका भी सेम आ जाएगा इधर से, यहाँ से इसका Vmax/2 होगा, तो इसका भी Km सेम हो जाएगा। तो Km रिमेन सेम और Vmax हाफ हो गया, तो Vmax रिड्यूसेस एंड Km रिमेन्स सेम, ये याद रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना इसका। एग्जाम्पल देख लो, तो भैया इनहिबिटर क्लोजली सिमिलर टू सबस्ट्रेट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इट कंपीट्स विद सबस्ट्रेट फॉर द बाइंडिंग साइट, ठीक है। एग्जाम्पल इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जाम्पल क्या है, तुम्हारा साइनाइड, साइटोक्रोम के साथ बाइंड करता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जाम्पल है साइनाइड,
किसके साथ बाइंड करता है? साइटोक्रोम के साथ। ठीक है, अच्छा इसमें और आता है इथेनॉल बाय मिथेनॉल। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर तुम सस्ती शराब पी के बीमार पड़ गया तो आपको महंगी शराब पिलाई जाती है। क्यों? क्योंकि इथेनॉल और मिथेनॉल सेम रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। ठीक है, तो मिथेनॉल हट जाता है अगर इथेनॉल का क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है तो। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? चलो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज, मतलब ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो यार डिहाइड्रोजिनेज होता है। ठीक है, तो क्या है, एक रिड्यूस था एक ऑक्सीडाइज था, तो एक ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरा रिड्यूस हो गया, इसको ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। ट्रांसफरेज, एक ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया तो ट्रांसफरेज हो गया। हाइड्रोलेज, ब्रेकडाउन किया तो हाइड्रोलेज हो गया। लाइज, अगर हाइड्रोलिसिस के अलावा कोई ग्रुप का रिमूवल हो रहा है तो लाइज हो गया। ठीक है, आइसोमरेज, स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है तो आइसोमरेज हो गया। जोड़ रहा है तो लाइगेज हो गया। जो भी बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये जितने भी हुआ ये सब में लाइगेज यूज होगा। ठीक है, तो इतने टाइप के तुम्हारे नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम है। एग्जांपल्स इसके इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लीजिए यहां पे। ठीक है, जब मैं बोल दे रहा हूं नहीं है तो नहीं है, एग्जांपल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही स्ट्रक्चर देगा और इसी से तुमको डिटरमाइन करना होगा कौन सा एंजाइम है। ठीक है, तो देखो एक रिड्यूस हुआ एक ऑक्सीडाइज था तो दूसरा ऑक्सीडाइज हो गया दूसरा रिड्यूस हो गया। एक के पास ग्रुप था ये अपना ग्रुप दे दिया। ठीक है, हाइड्रोलेज में ब्रेकडाउन कर दिया बॉन्ड को, लाइज में हाइड्रोलिटिक बॉन्ड को छोड़ के बाकी कोई और बॉन्ड तोड़ दिया तो यहां पे लाइज हो गया। आइसोमरेज में स्ट्रक्चर चेंज किया, लाइगेज में जोड़ दिया, सिंपल है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कोफैक्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो दे आर नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट बाउंड टू एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालाइटिकली एक्टिव। तो कैसा हो सकता है? एपो एंजाइम। तो एपो मतलब प्रोटीन पार्ट, कोफैक्टर प्लस एपो एंजाइम इज होलो एंजाइम, मतलब एंजाइम जो होता है कोफैक्टर। ठीक है, व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम एंजाइम इट्स कैटालाइटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट। तो कोफैक्टर ऐसा नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है जो एंजाइम के कैटेलाइजिंग एक्टिविटी को एक्टिवेट करके रखता है। किस किस तरह का है? एक हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, एक हो गया कोएंजाइम और एक हो गया मेटालाइन। प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर टाइटली बाउंड है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, जैसे हेम के साथ पेरोक्सीडाइडेज, कैटेलेज हो गया तुम्हारा आयन के साथ। ठीक है, अगर लूजली बाउंड है तो तुम्हारा क्या हुआ? कोएंजाइम, जैसे NAD और NADP नियासिन के साथ। ठीक है, मेटालाइंस क्या होता है? ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, जैसे जिंक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए तुम्हारा काम करता है। ठीक है, जिंक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के लिए भी काम करता है। ठीक है, तो ये तीन तरह के कोफैक्टर होते हैं। कोफैक्टर क्या है? इट इज द नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। इस पे सवाल आया हुआ है, कोफैक्टर प्लस एपो एंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम। एपो एंजाइम इज द प्रोटीनेशियस पार्ट और प्लस कोफैक्टर तुम्हारा एक कंप्लीट एंजाइम बनाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा चैप्टर। अभी मैं आपको 7 दिन का प्लान बताऊंगा, नेक्स्ट 7 डेज प्लान, जिसमें हम पूरी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मेरा तो प्लान था कि 30th को ही खत्म कर ले, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट 7 डेज प्लान हम देंगे जिसमें हम पूरी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना अटेंडेंस लगा दीजिए और कमेंट सेक्शन आपका भर जाना चाहिए। आई सी यू इन क्लास, टेक केयर, बाय बाय। कल सुबह हम लोग ह्यूमन हेल्थ और डिजीज कंप्लीट करने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।